हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए ये सेट नंबर 2 है। इससे पिछला क्लास आपका सेट 1 का कवर हो गया है। हर सेट में मैं आपको 25 क्वेश्चन लेकर आता हूं जो बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। यहाँ पर देखिए भाई, कुछ आपको जान लेना है। शंकु का क्षेत्रफल और आयतन सूत्र क्या होते हैं। देखिए, इसे कहते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ। ये जो है ये होता है पाई आर एल, याद रखना। वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल में एक पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है तो आपका संपूर्ण पृष्ठ ये बन जाता है। ठीक है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, याद रखियो। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, यानी एल, स्लैंट हाइट, ये एल है। तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तो ये एच है और ये आपके पास आर है। तो यहाँ पर ये समकोण बन जाता है। तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। बोलो, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। ठीक है, आगे समझो। कुछ ये सब में सेट में प्रयोग सवाल आएंगे तो इससे संबंधित कुछ बातें वो आपको लिख आया हूँ। देखो यहाँ सुनो, ये हम गोला और अर्धगोला की बात कर लें तो सुनो ध्यान से। गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर और यहीं पर पूछ ले अर्धगोले का तो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है ये अर्धगोले का। गोले का आयतन 4/3 होता है पाई आर क्यूब। ठीक है, और यदि अर्धगोले का यहाँ आयतन पूछ ले तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ये बात आप याद रखना भाई। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ देखो यह हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर है, इसको आप अच्छे से याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझिए। यहाँ देखो कुछ त्रिभुज से संबंधित बातें समझो। ये जो त्रिभुज आपके पास है सामने, ये त्रिभुज जो है ये है समबाहु त्रिभुज। कौन सा है भाई, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अब देखो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होगा। ठीक है, शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की जो लंबाई होगी वो रूट ये वाली √3/4 इंटू 1 भुजा। या तो बात याद रखियो भाई। समबाहु त्रिभुज के अर्धवृत्त की त्रिज्या, ये अभी 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए आप, हालांकि याद भी कर सकते हो। समबाहु त्रिभुज के अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होती है और परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त होता है ये वाला जो बाहर बनता है। बात क्लियर हो गई। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर है, इसका यूज होना है तो इसलिए मैंने यहाँ आपको करा दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ और चीज़ों की। यहाँ पर देखो, ये मैंने आपको हर सेट में कुछ त्रिकोणमिति से संबंधित मान आ रहे हैं, उनका यहाँ एक समीकरण ले लिया है। ऊंचाई दूरी से संबंधित इन मानों को आप अच्छे से याद कर लेना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद आपको याद क्या रखना है, देखो जो अब उन्नयन कोण होता है वो हमेशा जमीन के साथ बनता है, आधार के साथ बनता है, ये याद रखना है। और अवनमन कोण ये वाला होता है। लेकिन मैं जब भी सवाल कराऊंगा तो उन्नयन और अवनमन दोनों ही कोणों को मैं नीचे बनाऊंगा, आपको याद रखना है सिर्फ सवाल को सॉल्व कराने के लिए। ये उन्नयन कोण जब नीचे से हम कोई ऊपर वस्तु देखते हैं तो आधार के साथ जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ये आप बात को अच्छे से याद रख लेना। हो गया क्लियर, इसको आपको याद करना है। कल जब मैं आऊंगा तो आपसे ये चीज सुनूंगा, याद रखना, कमेंट में आपको बताना भी है। चलिए आगे आते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही बेहतरीन सवाल मैंने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपसे क्या कहता है वो देखो। त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु पर बड़े त्रिभुज में 3 छोटे त्रिभुज ऐसे बनाए जाते हैं। ध्यान सुनना। देखो आपको क्या करना है भाई, वीडियो को पॉज कर 10 सेकंड के लिए सवाल पहले खुद से पढ़ लेना है और उसके बाद सवाल को समझना है। ठीक है, ध्यान से समझो बात मेरी। एक आपके पास त्रिभुज है, कोई भी मान लीजिए एक A, B और C। अब आगे उसने क्वेश्चन में कहा गया है इसके तीनों शीर्ष पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार बनाए गए कि छोटे त्रिभुज के प्रत्येक भाग बड़े त्रिभुज के समरूपी भाग का 1/3 लंबा है। ठीक है, बड़ा त्रिभुज जो है उसका 1/3 लंबा है प्रत्येक छोटा त्रिभुज। यानी इसके 3 कोने पर जो त्रिभुज बनाए गए हैं, देखो ये 3 कोने पर त्रिभुज हो गए। अगर बड़े वाले की जो भुजा है वो कितनी है, 3 है, तो बाकी ये जो बनाए गए हैं ना वो एक समरूपी है, यानी 1, ये भी 1 और ये भी कितना, 1, तो ये 1 होगा भाई। प्रत्येक 1 का बनाया गया है ये इस प्रकार से यहाँ से। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए भाई, तो 3 छोटे त्रिभुज का एक साथ लिया गया क्षेत्रफल का अनुपात बड़े त्रिभुज की तुलना में क्या होगा।
ठीक है। तो देखो छोटे त्रिभुज समबाहु का क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और छोटे की भुजा कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर। और ऐसे कितने त्रिभुज बनाए गए हैं, 3 बनाए गए हैं, यहाँ अनुपात लगा दीजिए। ठीक है, होगी बात क्लियर। बड़े का क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 3 है, तो 3 को हम कह सकते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है 27। बोलो बात क्लियर। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये 3 से ये काट दोगे यहाँ से, 3 एम 27, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 3 का स्क्वायर, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 3 कितना हो गया 9, तो आंसर आ गया 1:3। बस यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आंसर हो गया आपका 1:3, ऑप्शन नंबर डी। मैं पहले ही कह चुका हूं, आप पहले वीडियो को पॉज कर प्रत्येक क्वेश्चन को पहले स्वयं से हल करिए, है ना, या उसको पढ़ने की पहले खुद से कोशिश करिए, उसके बाद सवाल समझिए। नहीं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि सवाल बहुत सिंपल में लेके आया। मेरे समझाने में और आपके पढ़ने में अंतर रहता है ना, तो इसलिए आप अच्छे से सभी क्वेश्चन को पहले खुद से पढ़ लो और उसके बाद क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई, कहता है एक समवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या इसके शीर्ष की ऊंचाई की 1/3 है। एक आपके पास भाई, सबसे पहले आप एक शंकु लीजिए और उसमें आपसे कहा गया है, ये आपके पास शंकु बन गया, ये शंकु है, और कहा गया इसके आधार की त्रिज्या इसके शीर्ष की ऊंचाई कितनी है 1/3 है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये ऊंचाई इसकी कितनी है 3r है, तो जो आधार की त्रिज्या है वो अपने पास कितनी है r है। बोलो बात क्लियर। आगे क्वेश्चन देखिए, का आयतन और इसके गोलार्ध का आयतन बराबर है, मतलब इस शंकु का आयतन हो गया और गोलार्ध मींस अर्धगोले का आयतन हो गया। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, अभी पढ़ा के लाया हूं पीछे, तो r²h बराबर है अर्धगोले का क्या होता है 2/3 पाई r3। अर्धगोली त्रिज्या हमने ये मान ली यहां से। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r का और h का मान ये दे रखा है यहां से। अगर इन दोनों को मैं यहां लगा दूं तो ये हो जाएगा r²। देखो त्रिज्या कितनी है r, तो r² रहेगी भाई, और 3, तो ये हो जाएगा 3, मैं रख ही देता हूं यहां से। ठीक है, r कितना है अपने पास, r का मान r, तो r² होगा और वो 3r है, तो 3r³ होगा यहां से, और बराबर में हो जाएगा अपना 2r³। हमें चाहिए r/r 2/3, ये क्यू में है, अगर क्यू हटाओगे यहां से तो ये रूट में, घन में क्यू रूट में आ जाएगा, कितना है 2, और यहां से कितना है भाई क्यू रूट में 3। तो आपकी जो त्रिज्याओं का रेशियो होगा, शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या, वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्यूब रूट 2 और क्यूब रूट आपका 3 हो गया, यहां तक क्लियर। ठीक है, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूं आपका, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए खुद से बनाइए पहले फटाफट से। अभी 1 मिनट में इसको सेट कर लूं जरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण। देखो एक टावर लीजिए, यहां से आपके पास मान लीजिए ये टावर है। ठीक है, इस टावर के शीर्ष से आधार के साथ जो उन्नयन कोण बनेगा, उन्नयन कोण पीछे समझा के लाया हूं। ठीक है, कितना बनेगा भाई, यहां से कहा गया है 30 अंश का है। अब कहता है टावर के पाद की ओर 20 मीटर स्थित, यानी इस साइड में, तो इस साइड में यहां मान लीजिए 20 मीटर की दूरी पर कहता है स्थित एक बिंदु x तक, ये x बिंदु है, तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 हो गया। यानी यहां से लेके यहां तक जब हम आए, ये 30 से कितना हो गया 60 अंश हो गया। ठीक है भाई, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है। देखो ये ए है अपने पास, ये मान लो अपने पास बी है और ये सी है, ये पूरा डिस्टेंस पूछा है यहां से लेके यहां तक का कितना होगा। ठीक है भाई, अब देखो कुछ याद रखना है आपको, डी बराबर होता है एच ब्रैकेट कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा।
कॉट अल्फा का मतलब पहला वाला और कॉट बीटा का मतलब दूसरा वाला। यहाँ से क्या होगा, आपके पास h का मान हम निकाल सकते हैं ये वाला, फिर आराम से निकल आएगा मान। देखो d का मान कितना दिया हुआ है 20 और ये h है। कॉट कितना होगा, यहाँ से 30 अंश होगा माइनस फिर यहाँ कॉट कितना होगा 60 अंश होगा। ठीक है, अब 20 बराबर ही कितना कितना हो जाएगा वो देखिए, h तो अपने पास है ही। अब कॉट 30 का मान कितना होता है ये आपको याद रखना है, तो √3 होता है और कॉट 60 का मतलब होता है 1/√3। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई भाई। ठीक है, तो 20 बराबर होगा ये h है, इसकी इससे गुणा करोगे 3 और ये एक गया माने 2/√3 ये 1 मिनट, ये बचेगा आपका 2/√3। तो h की वैल्यू आ जाएगी, इससे इसको डिवाइड कर दो 10√3। अब h का मान आपके पास कितना आ गया भाई 10√3 आ गया। अब देखो मुझे पता है कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे 30 और 60 के नियम से बना लो, तो ध्यान रखना लल्ला 30 और 60 के नियम से आप बना लोगे, लेकिन एग्जाम में कुछ पता नहीं रहता है, कोई भी मान आ सकता है ना, इसलिए आपको जरूरी है सीखना, सीख के जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आ गया अपने पास h का मान। अब जब h का मान आ गया तो हम यहाँ से लगा सकते हैं tan 30 अंश बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब कितना है 10√3 है, आधार में हम ये d मान लेते हैं ये। ठीक है, तो ये d प्लस कितना है 20 है और tan 30 का मान होता है कितना 1/√3 होता है, तो मैं इसी इधर लगा देता हूँ 1/√3 और बराबर है अपने पास 10√3 बटा d प्लस 20। अब इसकी इसमें गुणा करोगे कितना होगा 30 और ये 20 माइनस होगा कितना होगा, d का मान 10 होगा। अब d का मान दोस्त कितना आ गया 10 आ गया। ये टोटल डिस्टेंस पूछा था, यानी a से b का डिस्टेंस पूछा था कितना होगा, तो 20 प्लस 10 यानी आंसर कितना हो गया आपके पास 30। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर। हो गया यहाँ तक बात क्लियर। यदि सवाल समझ में आ गया तो वीडियो को एक बार लाइक करिए। चलिए आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये शायद 3 था अपना, अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग, तो मूल का योग अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 3 और मूलों का गुणज कितना दे रखा है -28। अब कल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि भाई क्या होता है समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग इंटू x और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 बताया था। देखो बार बार कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है ना, इसलिए आप अंत तक सेट देखा करो, बहुत जरूरी है। आप पूरा सेट देखोगे, 25 सेट में सॉल्व कराऊंगा, आप खुद से आपको पता पड़ेगा कितना अच्छा आपका स्कोर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए फटाफट से हम मान पुट कर दीजिए भाई, x² है और अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, 3x हो गया और इसका मान -28 है तो माइनस का ये 28 हो गया बराबर 0 है। तो अपने पास जो समीकरण बन गई वो कौन सी बन गई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई। क्वेश्चन 5 में कहा गया है धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, नाव 36 किलोमीटर जाती है और आरंभिक बिंदु पर वापस आने में 7.5 घंटे का समय लेती है। स्थिर पानी में नाव की गति क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। अब दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है। एक बार जाने का समय हुआ दूरी बटे चाल और एक बार आने का समय हुआ दूरी बटे चाल, और ये कुल समय जो हुआ वो 7.5 घंटे का। तो कर दीजिए सवाल 36 बटा ये धारा की चाल कितनी है, बोट की चाल तो हम b मान लेते हैं, अगर एक बार साथ साथ जाएगी तो b + 2 और एक बार ये 36 ही क्या आएगी वापस आएगी, तो दूरी बट्टे चाल समय b - 2 और बराबर कुल समय कितने का है 7.5 घंटे का है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी भाई, सही है। अब इसको समझो ध्यान से। अब यहाँ से यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये दो घात समीकरण का रूप लेगी शायद, लेकिन आपको क्या करना है ऐसे सवालों को, एक ऑप्शन उठाइए और लेफ्ट बराबर क्या करना है राइट, यानी दोनों साइड आपको क्या कर लेनी है बराबर कर लेनी है। तो मैं कौन सा ऑप्शन रख दूं यहाँ से कि दोनों साइड बराबर हो जाए। देखिए ए ऑप्शन रखोगे 10 से 36, फिर यहाँ पर होगा कितना 6 से 36 6 बार में और 3 तो ये 9 कुछ बनेगा। तो अभी हम ऑप्शन सी रखते हैं, तो ये 10 12 हो गया ना, 12 3 36 और ये 36 बट्टे कितना है 8 है, 10 में 2 गया तो काट दीजिए। यहाँ पर कितना होगा 8 चौक 32, 4 बचे 8 पंजे 40, 4 और 3 7 तो 7.5,
तो 7.5 बराबर कितना हो गया, 7.5 हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर। एक बात दोस्त याद रखना, जहां द्विघात समीकरण रूप ले रही हो आप वहां पर ऑप्शन का सहारा लोगे, जिससे एग्जाम में आपका कुछ समय बच जाए और आप अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट ले पाओ, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है किसी राशि पर 15% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 18,000 रुपया के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, ठीक है। साधारण ब्याज की राशि क्या होगी। देखिए 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है क्या, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है भाई, आप तो यहां पर साधारण ब्याज की राशि पूछिए, PRT होता है। R का मान कितना है, 15% है, और T का मान कितना है, 3 साल है। ये जो साधारण ब्याज है ना वो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है 18,000 पर। भाई 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, पहले साल का 10 रहेगा, फिर दूसरे साल का भी 10 रहेगा, अरे रहेगा या नहीं, ठीक है। अब दूसरे साल में ब्याज पे ब्याज लगेगा, इसका 1/10 कितना होता है, 1, तो इसका मतलब 21 तो हो गया, 21% क्या हो गया, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब हम 18,000 का 21% निकाल दूं, इसको हटा दूं, मैं समझ गए बात, ठीक है। तो देखो 18,000 का 21%, अब इसका क्या है, आधा है, कौन, साधारण ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए हमने, ठीक है, यहां तक 3 से काट दिए, 3 छंग 18 हो गए, यहां से और कुछ कटेगा, अभी कटता ही रहेगा। ये 2 से काट दिए, कितनी बार में कटेगा, 30 बार में, और ये 15 से काट दिए, कितनी बार में, 2 बार में। 21 दूनी कितना होता है, 42। तो पी की वैल्यू आ गई कितनी, 4200। यही क्वेश्चन में पूछा गया था भाई क्या होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर। ध्यान रखना 3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर था 18,000 पर 10% से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% से कितना होगा, 21% होगा 18,000 का। 18,000 का 21% का आधा बराबर लगा दिया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया वो देखो। 105 लीटर दूध से भरे हुए बर्तन में 21 लीटर निकालकर फिर से पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। तो शेष दूध की मात्रा, आपको मैंने कल भी समझाया था, शेष दूध की मात्रा, ठीक है, बराबर क्या होता है, A ब्रैकेट 1 माइनस क्या होगा भाई, B/A, ठीक है, कि पावर कितना होता है, यहां से n होता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो सुनो, A क्या है, कुल मात्रा है, B क्या है भाई, यहां से तो B है निकाली गई मात्रा, A कुल मात्रा, और n है दोहराई गई मात्रा। तो लगा दीजिए भाई कितना है, 105 लीटर है। अब 1 माइनस B का मान कितना है, 21 लीटर है, बटे 105 तो हो ही गया, और ये प्रक्रिया 2 बार हुई है, तो 21 पंजे 105, यानी 105 गुणा 4/5, और यहां से भी कितना है, 4/5, काट दीजिए 5 से, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ठीक है। 21 चौक 84, और 84 चौका कितना होता है, 4 चौक 16, 1 और 8 चौक 32 और 1 33, 336/5, 5 से डिवाइड करिए, 5 छक 30, और कितना बचा, फिर 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी 67.2 लीटर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन समझिए यहां से। 8 नंबर, कहीं कुछ दिक्कत हो रही है इसमें क्या, अभी मैं इसको दोबारा से लेता हूं, 1 मिनट वेट करिए। चलिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भाई, मनीष 20 मीटर पर सेकंड गति से एक मोटरसाइकिल चलाता है। यदि वह प्रत्येक 1 घंटे में 15 मिनट का आराम करता है तो उसके द्वारा 324 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। यानी हर 1 घंटे पर, ध्यान सुनो, 15 मिनट का वो आराम कर लेता है, ठीक है। अब हम यहां से ऐसे सवालों में सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं कि वो बिना रुके चलता तो वह दूरी कितने समय में तय कर लेता। अब ध्यान सुनो, बिना रुके यदि चलता तो उसे समय कितना लगता, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। अब देखो दूरी कितनी है, 324 किलोमीटर की है,
और चाल कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लोगे 18/5, 5 चौक 20 हो गया, 18 से 18 बार में कैंसिल हो गया और 2 से काटोगे तो ये आ गया 9/2। क्या 9/2 समय आ गया, यानी हम ये साफ साफ कह सकते हैं 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4.5 घंटे का समय लगता है उसे। कब? जब वो बिना रुके चलता है तब। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक? सही है। अब देखो प्रत्येक घंटे में 15 मिनट का आराम करता है। जरा मेरी बात ध्यान सुनो, 1 घंटा हुआ 15 मिनट का आराम करेगा, फिर से 1 घंटा हुआ 15 मिनट का आराम करेगा, फिर 1 घंटा हुआ 15 मिनट का आराम करेगा, फिर 1 घंटा होगा 15 मिनट का आराम करेगा। अब देखो ये हो गए 4 घंटे, 1 2 3 4 घंटे हो गए। अगले घंटे में क्या होगा? वो अब पहुंच जाएगा, अब तो आराम करेगा नहीं क्योंकि 4.5 घंटे का समय लिया है उसने। तो 15 15 15 और 15, 15 चौका कितना हुआ 60, यानी 60 मिनट का आराम कर लिया, यानी 1 घंटे का इसमें उसने आराम कर लिया। ये और जोड़ दोगे तो आंसर आएगा 5.5 घंटे, यानी इसका ऑप्शन तो आपके पास है नहीं, तो यहां से आंसर आ जाएगा 5.5 घंटा। बोलो यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत हुई तो बताओ मुझे। 4.5 घंटे ये और 5.5 घंटे आ जाएगा, ठीक है। 5.5 घंटे का होना चाहिए। ये काट दो, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब इसमें 1 घंटा आराम कर लिया तो ये 4.5 घंटे है और इसमें ये ऐड कर दोगे, ठीक है, सही है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5.5 का। यहाँ पर आपको ये मानना है ये 5.5 घंटे का समय है, ठीक है। हो गया क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन अच्छे समझना है बात। x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी 9 7 5 के रेशियो में है। यदि x a प्लस बी प्लस सी का आधा है, ठीक है, तो ए बी सी का रेशियो क्या है? बहुत प्यार से समझो। देखो दोस्त, यहाँ x माइनस ए बराबर अगर मैं कहूँ ये होगा ना 9 के, यहाँ के मान लो तो 9 के होगा। ऐसे ही x माइनस बी बराबर कितना होगा 7 के होगा। ऐसे ही x माइनस सी बराबर कितना होगा 5 के होगा। आराम से बात मेरी समझना है, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन लिया है। यहां पर देखो अगर मैं तीनों को ऐड कर लूं तो ये x कितनी बार है? 3 बार है, और ये माइनस का यहां से ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 5 12 और 9 21 के हो गया। भाई यहां तक बात क्लियर? ठीक है। अब देखो यहां से बात समझो, यहां से मैं कह सकता हूं भाई 2x बराबर a प्लस बी प्लस सी है। तो क्या अब a प्लस बी प्लस सी का मान हम यहां रख सकते हैं, ठीक है। अगर 2x यहां रख दोगे तो 1x का मान कितना आएगा? 21 के आएगा। अब 1x का मान आ गया अपने पास 21 के। बोलो बात क्लियर है? फिर समझो, यहां से मैंने मान लगा दिया ना। अब 21 के आपके पास वैल्यू आ गई x की। अब मुझे मान किस किस के निकालने हैं? a b और c के मान निकालने हैं, ठीक है। यहां से a का मान निकालोगे, कैसे निकालना है? देखो x का मान कितना है? 21 के है। यहां पर लगाओगे, a को उधर ले जाओगे तो यहां a का जो वैल्यू है सीधा सीधा घटने के बाद कितना बचेगा? 21 के में से 9 के घटा दोगे यानी 12 के। बोलो बात क्लियर हो गई यहां तक? ठीक है। अब यहां देखो भाई 21 के में से 7 के घटा दोगे तो किसका मान मिल जाएगा? b का 14 के। ऐसे यहां से c का मान निकालोगे, 21 के में से 5 के घटा दोगे तो बचेगा 16 के, ठीक है। बस इन सभी का आपसे क्या पूछा गया था? रेशियो पूछा गया था। अब रेशियो में k से k तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये अनुपात में यही निकाल देता हूं। 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन, जिस करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? यदि दोस्तों आपको ये सेट पसंद आ रहा है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। मैं आपके लिए पूरी मेहनत करूंगा, बशर्ते आपको भी थोड़ा मेरा साथ देना है ना। अगर आप वीडियो शेयर करते हैं, अच्छे कमेंट आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अच्छे क्वेश्चन और अच्छे से अच्छा मेहनत और ज़्यादा मेहनत करने का अंदर से मन करता है। तो ज़रूरी है कि आप अच्छा कमेंट भी करिए, लाइक भी करो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक त्रिभुज था अपने पास, हम इसको ऐसे बना लेते हैं, P और QR को बढ़ाना है ना, तो PQR। अब यहां पर आपको जो मान दे रखा है वो किसका दे रखा है भाई? P का। कितना मान दिया हुआ है? 110 अंश। उसने कहा PQ बराबर है किसके? PR के बराबर कर दिया। अब कहता है QR को बिंदु X तक बढ़ा दो, इसको बिंदु X तक बढ़ा दो। तब एंगल ने पूछा XRP, यानी ये वाला एंगल पूछा है,
XRP में ये वाला एंगल पूछा है। अब गौर से देखो, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसके सामने के एंगल भी क्या होते हैं, बराबर। अब एक त्रिभुज के तीनों एंगल का योग होता है 180 अंश, और 110 हो गया, कितना बचा 70, यानी 35 आप इसको दोगे भाई, ठीक है, और 35 आप इसको दोगे, दे दिया ना, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां पर ये एंगल कैसे निकालोगे, दो नियम है, किसी भी त्रिभुज में, ध्यान रखो, किसी भी त्रिभुज में आगे बढ़ाई गई भुजा अपने विपरीत सम्मुख कोणों के योग के बराबर होती है, यानी इन दोनों एंगल के योग के बराबर होगी ये वाली। या फिर ऐसे समझिए, एक लाइन पर पूरा जो एंगल बनता है वो 180 अंश का बनता है, तो या ये कितना बचेगा, ये 35 और ये पूरा 180, तो ये बचेगा 145 अंश। बस यही पूछा गया था, कितना होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट से, कहता है 4 संख्याएं जल्दी बना लीजिए, चारों संख्याओं को भाई, 4 संख्याएं अपने पास हैं। कहता है दूसरी पहली की दुगनी है एवं तीसरी की तिगुनी है। अगर तीसरी की तिगुनी है तो इसको 2 मानो, ये 6 मानो। पहली की दुगनी है तो ये 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, तीसरी की तिगुनी है। तथा चौथी तीसरी की दुगनी है। अब ये कितना है, 4 है, यही पूछा है ना भाई। दूसरी पहली की दुगनी है, दूसरी पहली की दुगनी होगी, ठीक है, एवं तीसरी की तिगुनी है, तीसरी की तिगुनी होगी, ठीक है, चौथी तीसरी की दुगनी है, ये भी हो गया, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में आपसे कहता है यदि चारों संख्याओं का औसत इतना है, यदि 4 संख्याओं का औसत इतना है तो योग कितना होगा 112.5। तो दे रखा है 4 का औसत निकालना है, 4 से गुणा कर दोगे, 4 पंजे 20, कितना बचा अपने पास 2। अब 12 चौक 48 और 2 50, 4 दूनी 8 गुणा 5 है, 4 पंजे 20 बचा 2 अपने पास, 4 दूनी 8 और 2 10, बचा कितना 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 एकम 4, 450। यानी इन सभी का योग कितना आ गया 450। 6 4 10 12 और 3 15, अनुपात 15 का मान 450 है, तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, अनुपात 1 की वैल्यू होगी 30। और क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ी संख्या, यानी रेशियो 6 का मान पूछा है, 6 गुणा 30, 6 तिया 18, यानी ऑप्शन नंबर सी दिस करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं, रूट 1 माइनस साइन ए, रूट 1 प्लस साइन ए बटा है, इसका मान क्या होगा। मैंने बताया था भाई आपको, यदि बराबर में कुछ ना हो और साइन और कॉस का मामला हो तो 0 90 मानिए। अदर किसी मामले में 45 मान सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर यदि हम 0 90 लेते हैं तो एक मान 0 बन जाएगा, 0 भी नहीं बनना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने हिसाब से थीटा बराबर 60 अंश को मान लेता हूँ। ध्यान सुनते रहना है बात। अब देखो यहाँ से कितना होगा, रूट में 1 माइनस साइन 60, साइन 60 का मान होता है रूट 3/2। यहां से देखो रूट में ही कितना होगा 1 प्लस रूट 3/2। बोलो बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, थीटा बराबर कितना माना है 60 अंश। अब ये हो जाएगा 2 की इसमें गुणा करोगे भाई इसमें, तो 2 1 कम 2, यानी रूट पूरा रूट ले लीजिए अब एक बार में, 2 1 कम 2, तो 2 माइनस रूट 3/2, और यहां से होगा 2 1 कम 2, 2 प्लस रूट 3/2। अरे होगा कि नहीं भाई, ठीक है। अब देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, हो गया। अब मैं यदि इसका ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो साइन चेंज करके 2 माइनस रूट 3 और यहां से भी 2 माइनस रूट 3, ऊपर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा इसका, तो क्या बचेगा ओनली ऊपर 2 माइनस रूट 3 बचेगा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 का अंतर कितना हुआ 1। यानी जिस ऑप्शन में थीटा 60 रखने पर ये मान हमें प्राप्त हो जाए वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। अब ए ऑप्शन चेक कर लीजिए, यहां मान लो sec 60 का मान कितना होता है, तो sec 60 का मान होता है 2 और tan 60 का मान होता है कितना रूट 3, तो हमें पहले ही ऑप्शन से प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, ए ऑप्शन दिस करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन देखो भाई,
कहता है यहाँ पर पंकज एक कार को 5 दिन में कर सकता है, ठीक है। सुरेश उसी कार को, देखो पंकज है, पंकज इसी कार को करता है क्या दिन में, 5 दिन में, और सुरेश कितने दिन में करता है, 7 दिन में, और उसके बाद कौन है, नरेश है, और नरेश करते हैं इस काम को 9 दिन में। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। यदि वे इसी कार को करने के लिए 7150 रुपये दिया जाता है, देखो ये है आपका डे, लेकिन आप राशि का बंटवारा किस रूप में करोगे, अरे कोई भी व्यक्ति जितने भाग काम करेगा उतने भाग का ही तो आप उसको पैसा दोगे, ठीक है। तो राशि का बंटवारा दिनों में नहीं होता है, राशि का बंटवारा होता है भाग में। बोलो बात क्लियर, पार्ट में। पार्ट कैसे बनाओगे, पंकज का भाग निकालना है, पंकज को छुपा लो, 9 सत्ते 63, ये पंकज का आ गया। सुरेश का निकालना है, सुरेश को छुपा लो, 9 पंजे 45 आ गया। इसका निकालना है, इसे छुपा लो, 7 पंजे 35 आ गया। चलो अब देखो कितना हो जाएगा योग, 5 5 10 और 3 13, बचा 1, और 6 4 10 और 13 और 1 14, 143 की वैल्यू है। वो कितनी आ गई अपने पास भाई, 7150 रुपया है। 3 पंजे 15, यानी क्या बार में सिमट गया ये, 5 बार में। और क्वेश्चन में पूछा पंकज का हिस्सा कितना होगा, इन 63 की वैल्यू पूछिए, तो 63 गुणा 50, 5 3 15, 1 बचा, 5 6 30 और 1 31, कितना आ गया आंसर, 3150। ऑप्शन नंबर ए दिस करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आप फटाफट से। क्वेश्चन दिया 1 + tan थीटा बाई 2, इसका वैल्यू पूछा है। देखो यहाँ पर tan का मान, थीटा का मान क्या मान लो, 60 अंश मान लो, खत्म हो जाएगा सवाल, ठीक है। अब कैसे मानोगे, 1 + tan 60 अंश, और ये tan 30 अंश हो जाएगा भाई, आधा हो जाएगा इसका। तो 1 + tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो √3 होती है, और 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया आंसर, 2 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, जिसमें थीटा का मान 60 रखने पर कितना मिल जाए, 2 मिल जाए। अब देखो यहां से फटाफट से, ये अगर मैं ऑप्शन ए में लगाता हूं तो sin 30 का मान तो 1/2 होता है, तो पहला तो गया इधर से। कॉस इसमें लगाता हूं, cos 60 का मान 1/2 होता है, ये गया। sec 60 का मान होता है 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, ये शायद आपका 15 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न व्यंजक में ए का मान क्या होगा। अरे भाई इस सवाल को आप देख रहे हो, ये चौंच में है ना 4, ये 4 इसके बट्टे में चला जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 7/9 इस प्रकार से, a + 5 और बटे में 4 और बराबर है 729/343। बोलो बात क्लियर हो गई या ना, हो गई। अब आप एक चीज ये देखिए, ये ऊपर है 9 का क्यूब, 9 का पावर 3 और नीचे 7 का पावर 3। इसका मतलब ये होगा यहाँ जो पावर होगी ना वो माइनस की होगी, वो माइनस में बचेगा। ये हमने समझ लिया अपने आप, क्यों, क्योंकि उल्टा मान होता है ना, तो माइनस की चीज को प्लस में करना है, उसको घुमा दोगे, उल्टा कर दोगे, ठीक है। अब ए का मान ऐसा मानिए कि आपका कोई ये सेट हो जाए, ये बराबर हो जाए, ठीक है। 20 मानोगे तो ये 25 होगा क्या, 4 से कटेगा नहीं, 17 और 5 22 भी 4 से नहीं कटेगा। 24 मानते हैं माइनस का, तो 19 भी 4 से नहीं कटेगा। अब हम मानते हैं -17, -17 मानने पर आप गौर से समझना है, ये 7/9 होगा, और ऊपर क्या बचेगा, 17 में से 5 गए, माइनस का 12 और 4 3 12, माइनस का 3। अब बराबर कितना है, 729 है। ध्यान से बात समझना है मेरी, ठीक है। अब इसको घुमाओगे, क्योंकि माइनस का 3 है, प्लस में कन्वर्ट करना है, तो 9/7 होगा, तो दोनों ही साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। 9 का क्यूब 729, 7 का क्यूब 343। आगे बात समझ में, तो ऑप्शन कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 होगा, 17 सॉरी, ये नंबरिंग दिक्कत करती है। 17, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर दूसरा विक्रय मूल्य पर लाभ के प्रतिशत की गणना करता है। यदि दोनों दुकानदार वस्तुओं को 3000 में बेचने पर 20% लाभ का दावा करते हैं। देखिए पहला दुकानदार क्रय मूल्य पे लाभ कमाता है, 20% लाभ का मतलब होता है 6/5, और वो बेचता है कितने में, पहला 3000 में,
बोलो बात क्लियर। तो 6 पंजे 30, यहां से बात समझे मेरी। तो जो पहले का जो सीपी होगा वो कितना होगा, पचम 2500 होगा। अब पहले का सीपी 2500 है और 3000 में बेचता है भाई, तो यहां से उसका जो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ, 500 का, पहले व्यक्ति का। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, दूसरा गणना करता है किस पर, एसपी पर। बहुत ध्यान सुनना है। तो एसपी तो उसका साफ दिया हुआ है, कितना है, 3000 है, और 3000 में 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ का यानी सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं 1/5 कमाता है। और सेकंड व्यक्ति 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 1/5 लाभ हो गया। तो यहां से देखो भाई, काट दो इसको, 5 6 30, तो इसका जो प्रॉफिट आएगा सीधा मैं क्या निकाल रहा हूं, प्रॉफिट कितना आएगा इसका, 600 आएगा। इसका यहां से प्रॉफिट 600 आ गया। बोलो बात क्लियर हो गई। अब उसका प्रॉफिट था 500, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 100 रुपए का। बस यही पूछा था, आंसर हो गया। एक ने क्रय मूल्य पे गणना करी है और दूसरे ने विक्रय मूल्य पर करी है, दोनों को हमने आंसर निकाल दिया, 100 रुपए इज करेक्ट बना आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मासिक रेलवे टिकट का किराया सामान्य टिकट से 25% अधिक है, उसे एक सप्ताह आगे बढ़ाने के लिए 5% और देने पड़ते हैं। अगर मासिक टिकट का किराया आगे बढ़ाने के साथ 84 रुपया है। देखिए आगे बढ़ाने के साथ मतलब यह है 2 बार कंटिन्यू घटना हुई है। कैसे, एक बार तो बढ़ा है 25%, फिर बढ़ा है आपका 5%। बात यहाँ क्लियर है। 25% मान लो किराया था शुरू में x, 25% वृद्धि का मतलब होता है 5/4, फिर बढ़ा है 5% यानी 21/20, ठीक है। और कितना हो गया बराबर में, 84 रुपया हो गया, ठीक है। हो गया क्लियर। 21 चौक 84, 5 चौक 20, तो यहां से मूल जो किराया था 16 चौका 64, कितना रुपया होगा भाई, 64 रुपया इज करेक्ट वन आंसर, ऑप्शन नंबर ए। हुआ क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है किसी निश्चित मूलधन का, देखो फिर एक बात ध्यान सुनो, आप वीडियो को पॉज करके प्रत्येक सवाल को पहले खुद से पढ़ोगे और उसको बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। एक निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज 10 वर्ष बाद 600 रुपया हो जाएगा। देखिए 10 वर्ष में 600 हो जाएगा, तो मैं यहां सीधा कह सकता हूं 1 वर्ष में 60 रुपया हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, ओके। आगे देखो, अगर मूलधन 5 साल बाद तिगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो 10 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा। यानी 5 वर्ष के बाद मूलधन तिगुना किया गया है। अगर 5 वर्ष बाद मूलधन तिगुना किया गया है और 1 वर्ष का 60 है, तो शुरू के 5 वर्ष जो रहा होगा वो 300 रुपये रहा होगा। बोलो बात क्लियर। अरे शुरू के 5 वर्ष जो मूलधन रहा होगा वो तो 300 रहा होगा, 1 साल का यहां से 60 है, तो 5 साल का कितना रहा होगा, 300 रुपया, क्योंकि 5 साल के बाद दूना किया गया है। अब ध्यान से सुनो, ऐसा ही बराबर क्या होता है, P/100 होता है। उसने कहा 5 साल बाद तिगुना कर दिया गया मूलधन। कोई भी यदि चेंजिंग P में R में होती है तो ऐसी कंडीशन में SI में भी सेम वही परिवर्तन होता है, क्योंकि इन तीनों ही इस समान रेशियो में होते हैं। यदि जितना R बढ़ेगा, जितना P बढ़ेगा उतना ही SI बढ़ेगा गुना में, ठीक है। तो यहां से 5 साल बाद धन कितना हो गया, तिगुना हो गया। तो 5 साल का जो मूलधन है वो भी कितना, जो ब्याज है वो भी कितना होगा, तिगुना होगा। अब 5 साल का ब्याज है 300 रुपया, अगले 5 साल का ये तिगुना कर दिया गया तो हो गया 900 रुपया। तो 300 प्लस 900 आपके पास आंसर आ गया 1200 रुपया। ऑप्शन नंबर ए दिस करेक्ट वन आंसर। हो गया बात क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर सवाल समझो। कहता है भाई महेश एवं अजय की वर्तमान आयु 3:2 के रेशियो में है। महेश है और कौन है भाई, अपने पास अजय है। इनकी वर्तमान प्रेजेंट जो आयु का रेशियो वो 3:2 है। 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का रेशियो जो होगा, यानी 8 वर्ष के बाद कितना होगा रेशियो अनुपात में इनका, 11:8। देखिए दोनों यदि समान ईयर में आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर अंतर भी क्या होना चाहिए, समान। अंतर समान करने के लिए इसमें 3 से गुणा करो, ये 6 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। अभी कितना बड़ा 2, ये भी कितना बड़ा 2, तो अब मैं ये कह सकता हूँ अनुपात 2 का मान 8 है, तो अनुपात 1 का मान अब कितना है भाई, 4 है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में कहा गया महेश के पुत्र की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु अजय की वर्तमान आयु से महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी यदि उसकी वर्तमान आयु
अजय के वर्तमान आयु की आधी है। तो अजय की आयु निकालना है आपके पास, तो अजय की कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24 हो जाएगी। तो पुत्र की आयु अजय की आधी है, यानी 24 की आधी है, कितनी है भाई, 12 है। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ए ऑप्शन। हो गया क्लियर। तो चलिए आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कहता है भाई 14 व्यक्ति है, एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष 9 महीना है। तो इसको वर्ष में ही चेंज कर लो, 12 से भाग दे दो, महीने में 3 3 9, 3 चौक 12, 27 चौका 108 और 3 111/4। बोलो बात क्लियर हो गई। 14 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु, तो योग कितना होगा भाई 14 व्यक्तियों का। तो आप कहोगे योग क्या होता है, व्यक्ति की जो संख्या हो उसमें औसत से गुणा कर दो। तो 111/4 और गुणा है 14, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी हम कह सकते हैं 777/2। 2 से डिवाइड किया कितना है, 2 3 6, कितना बचा 1, 2 8 16, 2 8 16 और 2 5 10, इतना आ गया योग। अब क्वेश्चन कहता है 42 वर्ष की आयु वाले 2 व्यक्ति, देखो यहां पर मतलब है 42 साल के 2 व्यक्ति छोड़ के चले गए, यानी 84 साल चले गए। तो शेष समूह की औसत आयु क्या होगी। अब इसमें से 84 साल के चले गए, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 8 में से 8 गया 0 बचा, और ये 3 बचा और ये 5 है। शेष समूह की, शेष कितने व्यक्ति बचे, 2 चले गए तो 12। अब इसमें 12 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, देखो 12 दूनी 24, कितना बचा 6, 12 पंजे 60, कितना बचा 4 और यहाँ पर 4 बचा, तो आपका होगा 12 3 36, 25.3 कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो एक ही ऑप्शन है आपका 25.375, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह समझो 22। एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2 kg, तो कितने का खरीद लेगा भाई, यहां से 30 रुपये का। उसके बाद 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 3 kg, कितने का हो गया, 13 3 39 रुपये का हो गया। तो कुल जो उसका पैसा खर्च हुआ, यहां से पूछा हुआ है दोनों मिश्रण को प्रति किलोग्राम किस दर से बेचे कि कुल मिलाकर उसे 33 सही 1/3% का लाभ प्राप्त हो जाए। ठीक है, हो गया सवाल। यहां से सीपी कितने का हो गया, उसका कितने केजी का, 2 और 3 5 केजी का, 69 रुपया हो गया। अब 5 केजी जो चीनी उसने बेची है उसे किस हिसाब से बेचे, ध्यान सुनना। मान लो x रुपया पर दर से बेची कि जो मूल क्रय मूल्य था 69 रुपया, उस पर उसे क्या हो जाए 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3 होता है या नहीं, 33 3 99 100। अब 3 पर 1 का लाभ, यानी 4/3 में बेचना चाहता है, या फिर हम सीधे यहां से 4/3 में वो बेचना चाहता है। यही तो बात थी भाई। तो ये अब काट के सॉल्व करो सवाल को, कितना आएगा यहां से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 1 मिनट, हाँ सही है। तो x की जो वैल्यू आएगी अपने पास 4 तिया 12, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 1 9, और बटे कितना है 5, 5 से डिवाइड करो, 18 पंजे 90 और 5 चौक कितना होगा 20, 18.4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट से। एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं, 48% गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं, 40% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों विषयों में कितना प्रतिशत पास हुआ है। यहां पर एक चीज याद रखना थोड़ी सी, आप याद रखियो पास प्लस पास माइनस बोथ पास, ठीक है। उसके बाद एक और याद रखना है फेल प्लस फेल माइनस बोथ फेल। पूरी सीरीज को आप इन दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट कर लेना है, ऐसे सवालों के केस में याद रखना है बात, ठीक है। अब देखो ये पूरी सीरीज फेल की है और आपसे पास पूछा है, ठीक है। कोई भी हम पहले फेल में बना लेते हैं इसको। पहले कितना हुआ है 53, फिर कितना फेल हुआ है 48, टोटल में कितना फेल हुआ है भाई 40, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। देखो 53 और 48 कितना 8 3
11 एक बचा, और 101 माइनस 40 बराबर कितना बचा 61%। देखो भाई ये 61% जो आया वो कौन आएगा, फेल आएगा। हमें क्या चाहिए, पास। अब कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यदि हम 100 में से इसको घटा दें, 100% में से 61 को घटा दें, तो अपने पास जो आंसर होगा वो 39% होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आंसर, बी इज करेक्ट वन आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपका 24। शायद कहीं क्वेश्चन नंबर गड़बड़ हो गया है, ये भी आपको याद रखना है थोड़ा सा। देखो कौन से टूर्नामेंट में टीम के लिए सबसे अच्छा रहा। 7 टूर्नामेंट दिए गए हैं, इनका विवरण इस प्रकार से है, और कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, चेक करो भाई, यहां पर कौन सा टूर्नामेंट टीम के लिए सबसे अच्छा रहा। फर्स्ट में उसने मैच जीते हैं 5 और हार गया कितना, 3। सेकंड में 4 जीते और 4 ही उसने हारे हैं। थर्ड में 5 जीते 2 हारे हैं 7 में। तो सबसे अच्छा, अभी और चेक कर लो, चौथे में 6 और 3 है, ठीक है भाई, और इसमें 4 2 है, 50-50 है, बराबर है, यही है। तो सबसे अच्छा उसका टूर्नामेंट है, 5 मैच जीते हैं 2 हारे हैं। तो सबसे अच्छा टूर्नामेंट उसका कौन सा होगा, थर्ड होगा। सेकंड तो 50-50 पर है, 4 हारे 4 जीते। आप परसेंट निकाल चेक करिए भाई सबसे अच्छा टूर्नामेंट कौन सा रहेगा। तो 8 में यदि वो 4 जीता तो ये 50% का मामला होगा सेट। अब देखो 7 में यदि वो 5 जीतता है और यहां से मैं 100% का मान निकालूं तो ये कितना होगा, 60% के समथिंग होगा। इसका मतलब सबसे अच्छा जो रहेगा वो कौन सा टूर्नामेंट रहेगा, उसका थर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में नेक्स्ट, यहीं से समझ जाना है। अब तो ये सिंपल है, बहुत ज्यादा बना लोगे आप, खुद से भी बना लोगे। चलो देखो, साल में टीम ने कुल कितने मैच जीते हैं। ये है बिन मैच, 5 4 9 और 9 9 और 6 15, 5 20 और 4 24, 24 और 3 27 और 2 29, 29 मैच जीते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आंसर, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया टीम के लिए कौन सा टूर्नामेंट सबसे बेकार रहा, सबसे खराब मैच उसका कौन सा रहा था। तो देखो भाई 4 हारे हैं 2 जीते हैं, तो सबसे ज्यादा खराब कौन सा है, 7 नंबर है, 7th है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर। तो बस दोस्तों ये आपका सेट था। यदि आपको सेट पसंद आया हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, और यदि आप कुछ चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं वो भी करने का पूरा प्रयास करूंगा। और इसी उम्मीद और उत्साह के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट सेट में, और शाम को 7 बजे भी आना ना भूलिए, वहां आपका जो सीरीज चलता है वो कंटिन्यू चैप्टर वाइज है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।